नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग पढ़ रहे थे और इन्हीं दुर्ग टॉपिकों में हमने बहुत सारे दुर्ग पढ़ लिए हैं और आज हम सवाई माधोपुर जिले के जो भी दुर्ग हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आप जुड़िएगा। सवाई माधोपुर जिले के अंदर एक दुर्ग है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है रणथंभौर दुर्ग। तो आज हमारा एक दुर्ग रहने वाला है, वो है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। बात करते हैं इस रणथंभौर दुर्ग की। तो अपने तो आपको पता होगा पैटर्न तो वो सेम ही रहता है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले अब इतने दिनों में आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है। अगर कोई भी दुर्ग है उसके अन्य नाम है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? अन्य नाम, फिर स्थान, फिर निर्माता, फिर श्रेणी। तो ऐसे ही हम बात कर लेते हैं। ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम तो आप आराम से बता सकते हो। रणथंभौर दुर्ग को और क्या कहते हैं? तो इस रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं दुर्गाधीराज, मतलब दुर्गों में है जो राजा, तो इसे कहते हैं दुर्गाधीराज। दुर्गाधीराज। दुर्गाधीराज मतलब दुर्गों का राजा, दुर्गों का राजा। तो एक नाम तो हो जाएगा दुर्गाधीराज, दुर्गों का राजा। कई बार ये सीधा सवाल पूछ लेते हैं, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे दुर्गाधीराज या दुर्गों का राजा कहते हैं? तो वो आप आराम से बता सकते हो, रणथंभौर दुर्ग। इसी रणथंभौर दुर्ग को और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रण स्तंभपुर। रण स्तंभपुर। रणथंभौर दुर्ग को ही और क्या कहते हैं? रण स्तंभपुर। इसे रण स्तंभपुर किसमें कह रखा है? तो हमीर रायण एक किताब है, हमीर रायण। हमीर रायण। सर ये हमीर रायण किताब किसकी है? ये किताब है भांडव व्यास की। भांडव व्यास की। तो हमीर रायण नामक किताब लिखने वाला एक बंदा है जिसका नाम है भांडव व्यास। भांडव व्यास। तो भांडव व्यास की किताब हमीर रायण में हमें इसका नाम मिलता है रण स्तंभपुर। रण की घाटी में स्थित दुर्ग रण स्तंभपुर, और इसे कहते हैं रंतेपुर। इसी का नाम और मिलता है रंतेहपुर। रंतेहपुर। रंतेपुर। तो इसे रंतेपुर, हकीकत में ये जो रणथंभौर दुर्ग है ना, इसका जो वास्तविक नाम है ना वो क्या है? रंतेपुर। वास्तविक नाम। अगर कभी पूछ ले आपसे रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम क्या है तो आप आराम से बता सकते हो वो क्या है? रंतेपुर। इसके अलावा इसे और क्या क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग का या चित्तौड़गढ़ का छोटा, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई। छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई किस दुर्ग को कहते हैं? तो आपको दिमाग में रखना वो कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग। इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हटीला किला। हटीला किला। हटीला किला। हटीला किला। हठीला किला। ठीक है, हटीला किला। आप जानते हो हमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है। वैसे आपने इसके बारे में कहावत सुनी होगी, सिंह है गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो यहाँ का जो राजा था वो हटीला राजा था, हमीर देव चौहान। और उनके हट की वजह से ही आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के मध्य युद्ध हुआ था। तो इसी वजह से ये दुर्ग क्या कहलाता है? हटीला किला। हटीला किला। इसके अलावा और इस दुर्ग को क्या कहते हैं? तो आपको दिमाग में रखना है, इसे कहते हैं जल जौहर का गवाह। जल जौहर का गवाह दुर्ग। जल जौहर का गवाह दुर्ग। गवाह दुर्ग। इसे जल जौहर का गवाह दुर्ग क्यों कहते हैं? 1301 ईस्वी के अंदर आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। उस टाइम यहाँ का शासक था हमीर देव चौहान, उनकी पुत्री थी पद्मा, और बात करें उनकी पत्नी
ने यहाँ पे उनकी पत्नी के नेतृत्व के अंदर ही, रंग देवी के नेतृत्व के अंदर ही यहाँ पे महिलाओं ने जल जोहर किया था अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, जल जोर का गवाह। और आपसे पूछ ले तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बील पत्रों से ढका दुर्ग। बील पत्रों से ढका दुर्ग, बील पत्रों से ढका दुर्ग, बील पत्रों से ढका दुर्ग। तो कई बार ये सवाल पूछ ले, बील पत्रों से ढका दुर्ग कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग। तो वापस देखने का प्रयास करें, रणथंभौर दुर्ग के अन्य नाम, दुर्गाधीराज, वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्गों में है जो राजा, वो कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग। इसे हमीर रायण जो एक किताब है पांडव व्यास द्वारा लिखित है, उसमें इसको क्या कह रखा है, रण स्तंभपुर। इसका वास्तविक नाम क्या है रणथंभौर दुर्ग का, वो हो जाएगा रणतेपुर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई किसे कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग को। हटीला किला किसे कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग को। और जल जोहर का गवाह दुर्ग किसे कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग को। और बील पत्रों से ढका हुआ दुर्ग कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं रणथंभपुर दुर्ग, रणथंभपुर दुर्ग, रणथंभपुर दुर्ग, रणथंभपुर दुर्ग। इसे रणथंभपुर दुर्ग किसमें कह रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, उस किताब का नाम है हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो। देखो हमीर रासो दो जनों ने लिखी है, जोधराज ने और सरंगधर ने। तो ये जो हमीर रासो है, ये जोधराज की जो लिखित हमीर रासो है, उसके अंदर इसको क्या कह रखा है, जोधराज, जोधराज ने एक किताब लिखी है। देखो हमीर रासो नामक किताबें दो जनों ने लिखी है, किसने, जोधराज और सरंगधर ने। आगे साहित्य में भी काम आएगा आपके, तो दिमाग में रखो, हमीर रासो किताब है जोधराज की, उसमें इसको क्या कह रखा है, रणथंभपुर दुर्ग, रणथंभपुर दुर्ग, रणथंभपुर दुर्ग। तो ये रणथंभौर दुर्ग के नाम है, तो आप आराम से याद रख सकते हो। इसमें एक चीज याद रखना, रणथंभौर दुर्ग का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, तो आपको बताना है। देखो ये रहा रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, रंतेपुर, वास्तविक नाम रंतेपुर। रण स्तंभपुर हमीर रायण किताब के अंदर इसको क्या कह रखा है, तो आप बता सकते हो रण स्तंभपुर। ये हमीर रायण किताब किसकी है, पांडव व्यास की। दुर्गाधीराज या दुर्गों का राजा है ही, चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई है, हटीला किला है, जल जोहर का गवाह दुर्ग है, बील पत्रों से ढका हुआ दुर्ग है, और रणथंभपुर दुर्ग किसमें कह रखा है, हमीर रासो में। और हमीर रासो किताब किसकी है, जोधराज की। ऐसे हमीर अमीर नाम की बहुत सारी किताबें आपको पता होगा। जैसे मैं बात करूं तो हमीर मदमर्दन, वो रचना किसकी है, जय सिंह सूरी की है, हमीर मदमर्दन, है ना। इसके अलावा हमीर महाकाव्य किसकी रचना है, नैनचंद्र सूरी की रचना है। तो जब हम राजस्थानी भाषा साहित्य और बोलियां टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम हम सारी चर्चा कर लेंगे। अभी मैंने इतनी बात कही है कि भाई हमीर रायण भांडव व्यास की ये किताब है, हमीर रायण, उसमें इस रणथंभौर दुर्ग को क्या कह रखा है, रण स्तंभपुर। और हमीर रासो जोधराज की भी किताब है, एक सरंगधर की भी किताब है। हमीर रासो नामक दो किताब है, लेकिन जोधराज द्वारा लिखित हमीर रासो में इसको क्या कह रखा है, रणथंभपुर दुर्ग। आराम से याद रह जाएगा। ये रणथंभौर दुर्ग की कुछ हम बात करते हैं। और ये जो रणथंभौर दुर्ग है, अन्य नाम हो गए, तो अन्य नाम के बाद में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से स्थान पर है। तो बस अन्य नाम के बाद देखते हैं स्थान, तो आप आराम से बता सकते हो रणथंभौर दुर्ग कौन से स्थान पर होगा। तो आप बता सकते हो रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में लिख लेते हैं कौन से स्थान पर है। तो देखो सवाई माधोपुर, ये जो रणथंभौर दुर्ग है ये कहाँ पड़ेगा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर एक दुर्ग है और उसका नाम क्या है, रणथंभौर दुर्ग। अब बात करते हैं ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसके निर्माता कौन है। अन्य नाम हो गया, या अलग से पेज ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में रखना। अन्य नाम तो हो ही गया, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं, देखो रणथंभौर दुर्ग, ठीक, रणथंभौर दुर्ग। और इसी रणथंभौर दुर्ग की अगर बात करें तो देखो अन्य नाम स्थान, स्थान के बाद में अब हम देखने वाले हैं इसी रणथंभौर दुर्ग के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, निर्माता। बात करते हैं इस रणथंभौर दुर्ग के निर्माता कौन है, निर्माता, तो आप आराम से बता सकते हो रणथंबन देव चौहान। रणथंभौर दुर्ग के जो निर्माता है उनका नाम है रणथंबन देव चौहान, रणथंबन देव चौहान, रणथंबन देव चौहान, रणथंबन देव चौहान। तो रणथंबन देव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग बनाया है। तो अब आपको पता होना चाहिए निर्माता के बाद में हम क्या देखेंगे, ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो आप आराम से बता सकते हो ये गिरि दुर्ग है,
गिरि दुर्ग है क्योंकि ये पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा ये वन्य दुर्ग है, इसके चारों तरफ वन ही वन है। और इसके अलावा वन्य दुर्ग, और इसके अलावा ये एरण्य दुर्ग है क्योंकि यहाँ जाना बहुत कठिन है। तो ये कैसा हो जाएगा? एरण्य दुर्ग। आप जानते हो ना एरण्य दुर्ग किसे कहते हैं? हमने पहले वीडियो में भी देखा है। शुक्र नीति में 8 प्रकार की, सॉरी, शुक्र नीति में 9 प्रकार की श्रेणियां दुर्गों की बता रखी है। और 9 प्रकार की श्रेणियों में आप जानते हो कौन से कौन से? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, पारिक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दीवार हो, पारिद दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, धानवन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी हो नदियों का, तो उसे क्या कहते हैं? उदक दुर्ग या जल दुर्ग। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कैटेगरी है, 9 कैटेगरी है टोटल, है ना। शाही दुर्ग, मतलब सैन्य दुर्ग, ऐसे बहुत सारे 9 कैटेगरी है। उनमें बात करूं, गिरि दुर्ग जिस पर पहाड़ी हो, वन्य दुर्ग जिसके चारों तरफ वन्य वन हो, एरण्य दुर्ग जहां जाना कठिन हो, दुर्गम रास्ते हो, कंकड़ पत्थर कंटीली झाड़ियां हो, तो उसे क्या कहते हैं? एरण्य दुर्ग। अब श्रेणी देख ली तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी, पहाड़ी, क्योंकि गिरि दुर्ग है तो पहाड़ी पे होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये रणथंभौर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है रण पहाड़ी पर। पहाड़ी का नाम ही क्या है? रण पहाड़ी। लेकिन आपसे पूछ ले कौन सी पर्वतमाला है, तो पर्वतमाला, तो आपको पता होना चाहिए पर्वतमालाएं। तो ये कौन सी पर्वतमालाएं हैं, उनके संगम स्थान पर बना हुआ है। तो पर्वतमाला की अगर मैं बात कर लूं तो देखो, अरावली व विंध्याचल के संगम पर, अरावली व विंध्याचल के संगम पर, विंध्याचल के संगम पर, अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर, विंध्याचल के संगम पर, जहां इनका मिलन होता है संगम पर। तो ये कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं सीधा सीधा, अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम स्थान पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो वो आप आराम से बता सकते हो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग। तो ऐसे ही बात करता हूं, पर्वतमालाओं के बाद में हम देख लेते हैं प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार, तो ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसके प्रवेश द्वार कौन से हैं? तो इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम हो जाएगा नौलखा दरवाजा। तो देखो इसके प्रवेश द्वार में बात करते हैं, नौलखा दरवाजा। नौलखा कह दो या नौलखा कह दो, नौलखा दरवाजा। रणथंभौर दुर्ग का एक प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा, और है हाथीपोड़, हाथीपोड़, और है हाथी की जो सूंड है वो किसके लगी हुई है? गणेश जी के। तो देखो एक दरवाजा है जिसका नाम है गणेश पोड़, गणेश पोड़। तो हाथी की सूंड गणेश जी के कब लगाई थी? जब सूरज उदय हो गया था। तो एक पोड़ का नाम हो जाएगा सूरज पोड़, सूरज पोड़, सूरज पोड़। देखो हाथी की सूंड गणेश जी के लगी हुई है, गणेश जी की हाथी की सूंड कब लगाई थी? जब सूरज उदय हो गया था, सूरज पोड़। और एक दरवाजा है जिसका नाम है त्रिपोलिया द्वार या अंधेरी दरवाजा, त्रिपोलिया, त्रिपोलिया द्वार। इसी त्रिपोलिया द्वार को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंधेरी दरवाजा। त्रिपोलिया द्वार ओब्लिक अंधेरी दरवाजा, अंधेरी दरवाजा, त्रिपोलिया द्वार या अंधेरी दरवाजा। बस ये रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे हो जाएंगे। वापिस आप आराम से देख सकते हो सभी दुर्गों में हमारा सेम पैटर्न रहता है। सबसे पहले अन्य नाम, हाँ थोड़े अटपटे तो होते ही हैं, नाम इतने इजी तरीके से सारे याद नहीं रहेंगे, 2-4 बार अभ्यास करेंगे अपने आप याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो दुर्गों का राजा तो दुर्गाधीराज, और क्या कहते हैं? रण स्तंभपुर, रण की घाटी में बना हुआ है रण स्तंभपुर। ऐसे मान लो रण की घाटी में स्तंभ की तरह ये है, तो रण स्तंभपुर। हमीर रायण ने, हमीर रायण जो किताब है उसके अंदर इसका नाम मिलता है। रंतेपुर इसका वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम याद रख लो रंतेपुर। और चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई है, दुर्गों का राजा है, चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई है। अब चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई है तो राजा अपने आप ही होगा। हटीला किला है, जल जोहर का गवाह दुर्ग है। इसके अलावा देखो बील पत्रों से ढका हुआ दुर्ग है, और रणथंभपुर दुर्ग है, हमें रासो जोधराज की किताब में बताया है। सवाई माधोपुर में है, सॉरी। और निर्माता कौन है? रणथंभत देव चौहान है। कौन सी श्रेणी का? गिरि दुर्ग, वन्य दुर्ग, एरण्य दुर्ग। कौन सी पहाड़ी है? रण पहाड़ी। पर्वतमालाएं अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर है। और प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा, हाथीपोड़, सॉरी, गणेश पोड़, सूरज पोड़ और त्रिपोलिया द्वार, या इसी को कहेंगे अंधेरी दरवाजा। ये इसमें दरवाजे हो जाएंगे रणथंभौर दुर्ग में। अब दरवाजों से एंट्री करते ही आपको पता होगा हम क्या देखते हैं? मंदिर। तो इसी रणथंभौर दुर्ग में हम देख लेते हैं मंदिर। इस रणथंभौर दुर्ग में जो मंदिर है वो कौन से हैं? तो रणथंभौर दुर्ग में आपको पता होगा एक तो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 3 आंखों वाले गजानन जी, त्रिनेत्र
गणेश मंदिर। पूरी दुनिया में एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जो कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। गणेश चतुर्थी को यहाँ पे विशाल मेला भरता है। इसके अलावा इनके पापा जी का मंदिर है, तो कौन सा मंदिर हो जाएगा, शिव मंदिर। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर, शिव मंदिर छोटा सा मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सा मंदिर है, तो भैरव मंदिर, भैरव मंदिर। तो आप बता सकते हो इसे काला गोरा भैरव भी कहते हैं। तो ये जो भैरव मंदिर है इसे काला गोरा भैरव, काला गोरा भैरव, गोरा भैरव ओब्लिक झूलता हुआ भैरव मंदिर भी कहते हैं, ओब्लिक झूलता हुआ भैरव मंदिर भी कहते हैं, झूलता हुआ भैरव। बस। तो देखो भैरव मंदिर है, लेकिन ये जो भैरू जी है यहाँ पे दो भैरू जी है, काले और गोरे, तो इसे काला गोरा भैरव कहते हैं और इसे झूलता हुआ भैरव भी कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण मंदिर। जैसलमेर में याद रखना मेन सोनारगढ़ दुर्ग का लक्ष्मी नारायण मंदिर। हालांकि लक्ष्मी नारायण मंदिर जगह जगह मिल जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। लेकिन जब भी लक्ष्मी नारायण मंदिर आए इतना दिमाग में रखना, सोनारगढ़ दुर्ग में जो मंदिर है वो कौन सा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये हो गए मंदिर। मंदिर की तरह पवित्र क्या चीज होती है, दरगाह। तो हम देख लेते हैं रणथंभौर दुर्ग के अंदर पवित्र चीज में दरगाह, तो कौन सी दरगाह है, तो बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो दरगाह है उसका नाम है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। तो देखने का प्रयास करें, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सॉरी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। तो ये काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है, तो आप आराम से बता सकते हो किस दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं, मीरान साहब की दरगाह कहाँ है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। घोड़े की मजार कहाँ है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, वो आगे हम पढ़ेंगे, अपने आप ही दिमाग में रखना। तो पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, रणथंभौर दुर्ग में। तो मंदिर, दरगाह, ये पवित्र चीजें आ गई। अब हम देखते हैं इसमें महल। तो ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसमें कौन से महल है, बात करते हैं। देखो महल, तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो महल हैं उनमें देखो, एक तो महल है जोगी महल, जोगी महल। इसके अलावा और कौन सा महल है, तो देखो जोगी महल, सुपारी महल, एक महल है सुपारी महल, सुपारी महल, जोगी महल, सुपारी महल, और एक हो जाएगा बादल महल। आपको पता होगा बादल महल जगह जगह मिल जाएंगे, जो हाइट में उन्हें बादल महल कहते हैं, बादल महल। लेकिन सबसे बड़ा जो बादल महल है वो कहाँ है, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में। वैसे कुंभलगढ़ दुर्ग में भी आपको पता होगा बादल महल होगा, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म होगा 9 मई 1540 को, वो हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो बादल महल जगह जगह होंगे, जो हाइट में उन्हें बादल महल ही कहते हैं। लेकिन दुर्गों में सबसे बड़ा बादल महल वो कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में। उस बादल महल को ताजिया ताजिया टावर भी कहते हैं। तो मतलब उसकी जो सबसे ऊंची इमारत है उसको ताजिया टावर भी कहते हैं। तो देखो जोगी महल, सुपारी महल, बादल महल, याद है कैसे रखना, जोगी सुपारी ने बादला में महल, जोगी सुपारी ने बादला में महल, है ना, कोई जोगी है मांगने वाला, तो जोगी सुपारी ने बादला में महल, जोगी महल, सुपारी महल और बादल महल, आराम से याद रह जाएगा। ठीक है। ये हो जाएंगे महल और बादल महल हो गया। एक और देख सकते हो आप, जौहर महल, बादल महल के अलावा जौहर महल, जौहर महल। तो देखो जोगी महल, सुपारी महल, बादल महल और जौहर महल, इसके अंदर महल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसी रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो साके हुए हैं उन साकों की बात कर लेते हैं। और आप जानते हो इसमें जो साका हुआ है वो एक ही साका हुआ है, रणथंभौर दुर्ग में साका। और साके में बात कर लेते हैं, तो सीधा ही मैं लिख देता हूँ साका, एक ही साका हुआ है, तो कोई नहीं, फिर भी अपन लिख लेते हैं ऐसे। देखो प्रथम साका, साका एक ही हुआ है, फिर भी इसको मैं पॉइंट की दृष्टि से बताने के लिए इसे ऐसे लिख रहा हूँ, प्रथम साका। तो देखने का प्रयास करें, जब भी किसी दुर्ग में साका होता है तो आपको पता होना चाहिए एक तो कब हो रहा है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए उस टाइम में वहां का शासक कौन था, शासक या राजा कौन था। इसके अलावा तुम्हें और क्या पता होना चाहिए, उस टाइम में आक्रमण किसका हुआ, आक्रमण, आक्रमण हुआ, कोई विरोधी सेना का आक्रमण हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें केसरिया जो हुआ है, पुरुषों ने केसरिया किया, वो किसके नेतृत्व में किया है, केसरिया,
और महिलाओं ने क्या किया है, जौहर। तो जौहर हुआ है, तो वो जौहर किसके नेतृत्व में हुआ है, बस यही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो देखो, रणथंभौर और दुर्ग के अंदर जो शाखा हो रहा है, एक ही शाखा हुआ है, मैंने ऐसे ही प्रथम शाखा लिख दिया, या आप यहाँ पे वापिस शाखा भी रख सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा रणथंभौर और दुर्ग में ज्यादा शाखे नहीं हुए, क्लियर कह रहा हूँ, एक ही शाखा हुआ है, दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब ये जो शाखा हो रहा है, ये कब हो रहा है, तो आपको पता होगा 1303 में तो चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था, 1301 ईस्वी में। इस टाइम में यहाँ का शासक कौन था, तो हटीला शासक था, जिसका नाम क्या था, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान नामक राजा था, और उस पर 1301 ईस्वी में आक्रमण किसका हो रहा है, दिल्ली का शासक है, जिसका नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अब देखो, इतिहास में पढ़ेंगे कारण क्या था सर, आक्रमण अलाउद्दीन ने क्यों किया था। तो अलाउद्दीन का चाचा और ससुर जी था, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसने इस रणथंभौर दुर्ग को 6 महीने तक घेर के रखा था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। और जब उसने घेरा उठाया था अलाउद्दीन के चाचा ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, तो उसने कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो बेटा, अंगूर खट्टे हैं, वो जीत नहीं पाया, इसलिए अपने सैनिकों को वहां से डेरा उठाते टाइम ये बात कह के ले गया वापिस दिल्ली। तो अलाउद्दीन के मन में एक टीस थी कि यार, दिल्ली का सुल्तान मेरा चाचा, मेरा ससुर जी, जिस दुर्ग को नहीं जीत पाया, तो उस दुर्ग को तो मुझे हर हालत में जीतना है। और वैसे आप जानते हो, राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीते हैं। 1301 में रणथंभौर दुर्ग जीता, 1303 में चित्तौड़ दुर्ग जीता, 1308 के अंदर सिवाना दुर्ग जीता, और 1311 में जालौर दुर्ग जीता। तो अलाउद्दीन ने ये आक्रमण राजस्थान में क्यों किए, तो अलाउद्दीन दिल्ली से गुजरात जाए या मालवा जाए, तो उसे राजस्थान से होते हुए गुजरना था, और इसीलिए उसको राजस्थान के दुर्गों पर कब्जा करना था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के तहत उसने ये दुर्ग जीते हैं। बाकी गौण कारण अब वो हो सकते हैं, लूण मिर्च लगाने वाली बातें वो हो सकती है, लेकिन दिमाग में रख लें, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत ये राजस्थान के दुर्ग जीते थे। और वैसे आपको बता दूं, और अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, इसने उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी की, मतलब दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, पूरा विश्व विजेता बनना चाहता था, दुनिया को जीतना चाहता था। तो इसी के किसी करीबी ने कहा, तो दुनिया को जीतने चला है, पहले कम से कम पड़ोसियों को तो जीत ले। तो अलाउद्दीन ने कहा, यार कम से कम पड़ोसी तो पहले जीत ले। तो इसीलिए राजस्थान के दुर्गों पर आक्रमण किया था। हालांकि अब लूण मिर्च लगाने के लिए कह देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो चिमना बेगम थी, वो चिमना बेगम यहाँ आके शरण ले लेती है किसके पास, हमीर देव चौहान के पास। और अलाउद्दीन खिलजी है, हमीर देव चौहान से कहता है कि हे हमीर देव, मेरी चिमना मुझे दे दे, है ना। और हमीर देव कहता है, नहीं, अब ये तेरी चिमना है, ये तो इसी रणथंभौर दुर्ग में रोशनी करेगी। तो ऐसे करके मतलब ये आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने चिमना बेगम को प्राप्त करने के लिए। ये कोई गौण कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही था, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। जो नए नए पढ़ रहे हैं ना, उनको तो ये लगेगा कि नहीं गुरुजी, मेन कारण तो वही था, चिमना बेगम वाला, है ना। गुरुजी, लड़ाइयां जितनी भी हुई आज तक, वो इतिहास भरा पड़ा है, और वो नारी शक्ति के कारण ही हुई है ना। इसीलिए तो कहते हैं, नारी नारंगी, नारी सतरंगी, ढके तो कुल को ढक दे, नहीं तो कर दे ढंगी। ऐसी कौन होती है, नारी। मैं कुछ नहीं कह रहा, जैसा मैंने सुना है वैसा ही मैं बता रहा हूँ, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, नारियां कैसी होती है। देखो, तो अभी हम यही देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है, और इसमें आपको पता होगा पुरुषों ने क्या किया है, केसरिया। तो यहाँ पे जो पुरुषों ने जो केसरिया किया है, वो किसके नेतृत्व में किया है, तो आप आराम से बता सकते हो, हमीर देव चौहान के नेतृत्व में। 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 हमीर देव चौहान के नेतृत्व में पुरुषों ने यहाँ पे क्या कर लिया था, केसरिया। तो अब जौहर भी करेगी पीछे महिलाएं। अब जौहर तो आप जानते हो ना, महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग या जल में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती थी, उसे क्या कहते हैं, जौहर। और जौहर में मैं बात करूं किसके नेतृत्व हुआ, तो देखो, पत्नी रंग देवी। पत्नी रंग देवी हमीर देव चौहान की पत्नी थी, मेरी नहीं थी, ध्यान रखना। हमीर देव चौहान की पत्नी थी, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा ना पत्नी रंग देवी, कोई अपनी मत मान लेना, हमीर देव चौहान की थी पत्नी रंग देवी। वह पुत्री, इसी हमीर देव और रंग देवी की एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम क्या था, पद्मा। पद्मा। कई जगह इसको लिखा हुआ है देवल, पद्मा ओब्लिक देवल। हालांकि सुन लो, एक चीज दिमाग में रखना, पुराने टाइम में जो भी सुंदर लड़की होती थी, उसको पद्मा नाम से पुकारा जाता था, तो वास्तविक नाम तो देवल ही था, और इसे पद्मा भी कहते हैं। तो दिमाग में रख लें, पद्मा ओब्लिक देवल। देवल।
तो पत्नी रंग देवी व पुत्री पद्मा ओब्लिक देवल के नेतृत्व में, देवल के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व के अंदर महिलाओं ने क्या कर लिया है, जल जौहर पानी के अंदर कूद कर अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए ये वीरांगनाएं वीर गति को प्राप्त हुई। ये हमने इस दुर्ग का क्या देखा है, शाखा, तो एक ही शाखा हुआ था भैया इसमें, तो मैं यहाँ पे लिख दूं शाखा एक ही हुआ है, तो दिमाग में रख लेना ये प्रथम शाखा हो जाएगा। अब बात करें जब शाखा हो गया यानी कि इसके अंदर लोग मारे गए हैं, तो मरे हैं तो उनकी कोई छतरियां बनी होगी, हालांकि जरूरी नहीं उनकी, लेकिन मैंने पॉइंट इसी हिसाब से बनाया है। शाखा मतलब लोगों का मरना, और मरे हैं तो छतरियां जरूर बनी है। तो अगला जो शाखे के बाद हम पॉइंट लेते हैं वो सदैव, वो क्या देखते हैं, छतरियां। तो देखो इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो छतरियां बनी हुई है, वो छतरियां कौन सी बनी हुई है देख लेते हैं। छतरियां मतलब वही भूषण है ना, तो दिमाग में रखो इसमें जो भूषण है वो कौन से हैं, छतरियां कौन सी है। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट छतरियां हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना। बात करता हूं, देखो इस रणथंभौर दुर्ग की छतरियों में अगर मैं नाम लूं सबसे पहले जो छतरी का, तो वो हो जाएगी 1 नंबर छतरी में अगर बात करें तो वो हो जाएगी भैया जेतर सिंह की छतरी, जेतर सिंह की छतरी, जेतर सिंह की छतरी, जेतर सिंह की छतरी, या इसी को कहते हैं न्याय की छतरी। जेतर सिंह की छतरी, इसी को क्या कहेंगे, न्याय की छतरी। चलो मैं इसकी डिटेल ही कर देता हूं, जाने दो। जेतर सिंह की छतरी, बात करते हैं इस जेतर सिंह की छतरी की। देखो सबसे पहले अन्य नाम, जेतर सिंह की छतरी को और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं न्याय की छतरी, न्याय की छतरी, न्याय की छतरी। सर इसे न्याय की छतरी क्यों कहते हैं, तो कहते हैं हमीरदेव इस छतरी में बैठ के न्याय करता था, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, न्याय की छतरी। अब बात कर लेते हैं, इसे न्याय की छतरी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 32 खंभों की छतरी, क्योंकि इसमें 32 खंभे हैं, 32 खंभों की छतरी। तो न्याय की छतरी कह दो या 32 खंभों की छतरी कह दो, वो कौन सी हो जाएगी, जेतर सिंह की छतरी। अब बात करता हूं ये जो जेतर सिंह की छतरी है, इसका निर्माता कौन था, तो आपको पता होना चाहिए वही हमीरदेव चौहान। तो इसका निर्माता कौन हो जाएगा, हमीरदेव चौहान, हटीला राजा हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान ने ये जेतर सिंह की छतरी बनाई थी। अब मैं बात करता हूं किसकी स्मृति में बनाई, तो आपको पता होगा हमीरदेव चौहान के पिताजी थे जिनका नाम था जेतर सिंह, तो पिता जेतर सिंह की स्मृति में बनाई है। तो दिमाग में रखना स्मृति, तो आप आराम से बता सकते हो पिता जेतर सिंह की स्मृति में, पिता जेतर सिंह की स्मृति में, पिता जेतर सिंह की स्मृति में, पिता जेतर सिंह की स्मृति, ठीक है। मैं पिता जेतर सिंह की स्मृति में ये जेतर सिंह की छतरी बना दी। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं। सुनो भाई, हमीरदेव के पिताजी जेतर सिंह चौहान ने 32 वर्ष शासन किया था। तो जेतर सिंह के 32 वर्ष के शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी बनाई थी। इसी के अंदर बैठकर हमीरदेव न्याय करता था, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी। आराम से आपके दिमाग में रह जाएगा। तो देखो रणथंभौर दुर्ग की अभी हम जो छतरियां पढ़ रहे हैं, उन्हीं रणथंभौर दुर्ग की छतरियों के अंदर आपने एक छतरी देख ली है जिसका नाम क्या है, जेतर सिंह की छतरी, 32 खंभों की छतरी है, याद रह जाएगा। इसके अलावा आप नीचे नीचे लिखना ताकि सुंदर लगे कॉपी, मैं उधर लिख देता हूं। जेतर सिंह की छतरी के अलावा देखो इसी के अंदर दूसरी जो छतरी है वो है कुक्कुट राजा की छतरी, कुक्कुट राजा की छतरी, कुक्कुट राजा की छतरी, कुक्कुट राजा की छतरी। अरे कुछ नहीं, गंडिगे की छतरी है, डीओजी साहब की छतरी है, कुक्कुट राजा की छतरी, कुत्ते की छतरी। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी छतरी है, तो और है जोरा भोरा की छतरी। अब कई जगह इसको जोरा भोरा का महल लिखा हुआ, अब कुछ भी पूछे, जोरा भोरा की छतरी पूछे या जोरा भोरा का महल पूछे, तो वो होगा कहाँ, रणथंभौर दुर्ग में। तो आपको याद रखना है जोरा भोरा की छतरी, जोरा भोरा की छतरी। तो ये 3 छतरियां याद रह जाएगी आपको। तो एक तो हो जाएगी जेतर सिंह की छतरी, न्याय की छतरी या 32 खंभों की छतरी। दूसरी हो जाएगी कुक्कुट राजा की छतरी, गंडके की छतरी, कुत्ते की छतरी, और देखो और जोरा भोरा की छतरी। तो ये 3 छतरियां भाई आराम से आपको याद रखनी है, ये इसमें छतरियां हो जाएगी। अब छतरियों के बाद में हम बात करें तो देखो सुनो, अपने आप पॉइंट निकलते हैं। देखो लड़ाई हुई, शाका हुआ, शाके में मरे, उनकी क्या बना दी, छतरियां। अब मर गए और छतरियों के अंदर बैठे हैं, भाई आत्मा अजर और अमर है, तो छतरियों के अंदर बैठी है आत्मा। अब रात को इनको प्यास लगे,
और प्यास लगे, फिर मतलब ये रात को आत्माएं निकल गए, किसी के दरवाजे खटखटाए, प्यास लगी है पानी दो, तो पानी इनको कौन पिलाए भाई, है ना, इनको देख के ही लोग मर जाए। इसीलिए हर दुर्ग में जलाशय है, तो मैं हमेशा छतरियों के बाद में जलाशय लिखाता हूँ, ताकि छतरियों से निकल गए जलाशय का पानी पी लें। तो अगला पॉइंट अपने आप ही क्या जाएगा, जलाशय। तो बात कर लेते हैं इसी रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो जलाशय हैं वो कौन से हैं। तो बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग में जलाशय। तो इसमें एक तो है गुप्त गंगा, गुप्त गंगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, गुप्त गंगा नामक तालाब या गुप्त गंगा नामक जलाशय किस दुर्ग के अंदर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग। इसके अलावा देखो इसमें है पदमला तालाब, पदमला तालाब, पदमला तालाब, हमीर देव की बेटी थी पद्मा, तो उसके नाम से ही बना हुआ है पदमला तालाब। इसके अलावा है रानीहाड़ तालाब, रानीहाड़ तालाब, रानीहाड़ तालाब, रानीहाड़ तालाब, हमीर देव की रानी बहुत हार्ड थी या बहुत हार्ड पेक बनाती थी, कुछ भी याद रख लो, पद्मा छोरी थी, तो रानी और पद्मा और गुप्त गंगा। तो देखो गुप्त गंगा तालाब या गुप्त गंगा जलाशय कह सकते हो, कुंड कह सकते हो, और पद्मा तालाब, रानीहाड़ तालाब, ये इसके अंदर क्या है भाई, जलाशय, याद रख लोगे। इसके अलावा मैं बात करता हूं, देखो इसी दुर्ग के अंदर उपकरण है, कुछ हथियार हैं, वो कौन से उपकरण हैं उनकी मैं बात करता हूं। तो इसमें दो उपकरण है, देखने का प्रयास करें वो उपकरण कौन से हैं, तो बात करते हैं। देखो इन्हीं उपकरणों में एक का नाम है अर्रादा, अर्रादा क्या होता है अभी बात करते हैं। अरे राधा नहीं हो, अर्रादा, अर्रादा ये क्या होता है बात करता हूं। देखो विरोधी सैनिकों पर, मैं यहाँ पे लिख दूं इतना ही, सैनिकों पर, सैनिक अपने नहीं होंगे, विरोधी सैनिक ही होंगे, सैनिकों पर, सैनिकों पर पत्थर फेंकने के काम में आने वाला उपकरण, सैनिकों पर पत्थर फेंकने के, पत्थर फेंकने के काम में आने वाला उपकरण, काम में आने वाला उपकरण, आने वाला उपकरण। अब उपकरण लिखने की जरूरत नहीं है, ये उपकरण हमने यहाँ लिख रखा है। तो देखो अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा वो ऐसे पेड़ों को टेढ़ा करके और उसमें वो कुछ मतलब यूं धागे टाइप के बांध के और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल के और फिर वो पेड़ों को यूं छोड़ते हैं, भीड़ खींचती है और फिर छोड़ती है, तो बड़े पत्थर, विशालकाय पत्थर, वो फिर उछल के अगली सेना पे जाके गिरेंगे, तो मतलब कम से कम 100-200 लोगों को ले बैठेंगे। तो ऐसे ही बड़े बड़े पत्थर विरोधी सेना पे फेंकने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता था उसे क्या कहते थे, अर्रादा, अर्रादा। तो अर्रादा नाम का उपकरण है पत्थर फेंकने का, बाटे फेंकने का उपकरण है, और ये अर्रादा नामक उपकरण किसमें पाया जाता था, रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा एक उपकरण और है और वो है मगरबी, मगरबी। देखो मगर मतलब मगरमच्छ, बी ABCD ऐसे याद रख लो, मगर बी। तो ये क्या होता है, तो देखो दुश्मन सैनिकों पर, वहां पे भी दुश्मन सैनिक लिख सकते हो, दुश्मन सैनिकों पर या विरोधी सैनिकों पर, दुश्मन सैनिकों पर, दुश्मन सैनिकों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का उपकरण, पदार्थ फेंकने का उपकरण, पदार्थ फेंकने का उपकरण, फेंकने का उपकरण। तो ये दो उपकरण है, अर्रादा और मगरबी, अर्रादा और मगरबी। अर्रादा, अरे राधा बाटा मत फेंक, अरे राधा बाटा मत फेंक, पत्थर फेंकने का उपकरण है अर्रादा, और आग फेंकने वाला उपकरण कौन सा है, मगरबी, मगरबी। ये दोनों चीजें बाहुबली पिक्चर में आपको पता होगा काम में ले रखी है, तो दिमाग में रख लेना, अर्रादा और मगरबी। ये दोनों उपकरण है वो किस दुर्ग के अंदर है, तो रणथंभौर दुर्ग में है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, सवाई माधोपुर में है, हमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है, हटीला किला है। तो दिमाग में रखो उपकरण हो गए। और उपकरण के अलावा अगर बात करें इसी दुर्ग के अंदर, तो देखो इसके बारे में कथन, इसके बारे में कथन, तो दिमाग में रखो इस दुर्ग के बारे में कथन कौन से हैं और किसने किसने क्या क्या कथन कहे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कथन में, तो मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे, मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के, मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता,
बराबर भी नहीं समझता, नहीं समझता। ये कथन किसका है? तो अलाउद्दीन के चाचा और अलाउद्दीन के ससुर जी, जिनका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है उन्हें और क्या कहते हैं। देखो उनका पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ भैया, आप पूरा नाम सुन के आराम से लिख सकते हो। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, JFK। अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्ट में लिखते हैं AK, अलाउद्दीन खिलजी। ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वापिस बोल देता हूँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, JFK। तो ये कथन हो जाएगा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसके अलावा अगर कथनों में और बात करूं तो देखने का प्रयास करें, सुने। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 6 महीने तक रणथंभौर दुर्ग को घेर के रखा था, जीत नहीं पाया था। तो घेरा उठाते समय अपने सैनिकों को कहा, इसको तो कभी जीत लेंगे रे, आ जाओ चलो अभी तो दिल्ली चलते हैं। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, अंगूर खटे हैं बेटा। जीत नहीं पाया इसीलिए ऐसा कह के निकल लिया, कल्टी मार लिया। अब बात करते हैं और, देखो तो दिमाग में रखना और इसके बारे में कथन, तो वो अबुल फजल का है। वो कथन क्या है? देखो, अन्य दुर्ग सब नंगे हैं, अन्य दुर्ग सब नंगे हैं, अन्य दुर्ग सब नंगे हैं, जबकि यह बख्तर बंद है, यानी कि कपड़े पहना हुआ है, जबकि यह बख्तर बंद है, जबकि यह बख्तर बंद है, बंद है। अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। आप समझो क्योंकि चारों तरफ वन ही वन थे, दूर से ये दुर्ग दिखाई नहीं देता था, और दुर्ग के अंदर रहने वालों को बाहर से जो विरोधी सेना आक्रमण करने वाली है वो दिख जाती थी। तो ये दिखाई नहीं देने के कारण ये अबुल फजल कहता था अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है। मैं मजाक में ऐसे ही कहता हूँ, अबुल फजल ने किस दुर्ग को चड्डी पहनाई? तो याद रखना वो कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग। तो दिमाग में रखें, अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है। ये कथन किसका हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा अबुल फजल का, अबुल फजल का, अबुल फजल। याद रख लोगे ना, वही अबुल फजल जिसने कुंभलगढ़ के अंदर जो लघु दुर्ग है कटारगढ़, उसके बारे में कहा ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है, इसको नीचे से ऊपर की ओर देखने पे सर की पगड़ी गिर जाती है। भाई बाको फाड़ियो क्यों ऊंचा नहीं, शापो हेटो कौन पड़तो। दिमाग में रख लो भाई, अबुल फजल। तो रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल चड्डी पहना रहा है, बस इजी याद रहने के लिए बता रहा हूँ। और अबुल फजल का छापा कहाँ पड़ेगा? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऐसे याद रख लो। अबुल फजल का छापा कहाँ गिर जाएगा? तो आप आराम से बता सकते हो, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और अबुल फजल चड्डी किसको पहना रहा है? रणथंभौर दुर्ग को, याद रह जाएगा। तो कथन की हम बात कर रहे हैं, और इन्हीं कथन में हम बात कर लेते हैं, एक कथन और है, और वो भी जो कथन है उसकी मैं बात करता हूँ। देखो अमीर खुसरो के एक दो कथन हम लिख लेते हैं। देखो वो कथन कौन से थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। अमीर खुसरो के कथन की अगर मैं बात करूं तो देखो, यहां यहां दो सोने के, यहां दो सोने के दानों के बदले, यहां दो सोने के दानों के बदले, दो सोने के दानों के बदले, दानों के बदले अनाज का या चावल का, अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था, अनाज का एक दाना भी, दाना भी, दाना भी नसीब नहीं हो रहा था, दाना भी नसीब नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। ये कथन किसका है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में ही है, और ये कथन किसका है? अमीर खुसरो का, अमीर खुसरो का। वही अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, लेकिन पहले ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार में रह रहा था। तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जिसे तूतिया हिंद भी कहते हैं, हिंदुस्तान की जबानी आवाज भी कहते हैं, अमीर खुसरो। खजाइन उल फतुह, मिफ्ता उल फतुह, है ना, बहुत सारी ऐसे किताबें लिखी है, आशिकाना, है ना, बहुत सारी किताबें लिखी है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो, और चित्तौड़ अभियान के समय और जो राजस्थान के अभियान है उनमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही रहते थे अमीर खुसरो। तो ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन से पहले, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस रणथंभौर दुर्ग को घेर के रखा था, 6 महीने तक घेर के रखा था, तो इनके पास में अनाज की कमी हो गई थी। इसी वजह से 6 महीने घेरने के बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को घेरा उठा के वापस दिल्ली जाना पड़ा था। तो ये देखो अमीर खुसरो क्या कह रहा है, अमीर खुसरो ये कह रहा है कि हम सोना देने को तैयार हैं, दो सोने के दानों के बदले भी
सोना कितना महंगा होता है, 2 सोने के दानों के बदले भी अनाज का एक दाना नसीब नहीं हो रहा था। ये बात कौन कह रहा है? अमीर खुसरो। और कब के लिए कह रहा है ये? जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को 6 महीने तक घेर के रखा था। बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यहाँ से घेरा क्यों उठाया? क्योंकि उनको अनाज नसीब नहीं हो रहा था। अब तुम कहोगे सर फिर दुर्ग के अंदर रहने वालों को अनाज कहाँ से नसीब होता था? वो 2-2 साल का, 5-5 साल का अनाज स्टॉक रखते थे, और ये बाहर बैठे थे, बाहर कुछ था नहीं। तो इसी वजह से दिमाग में रखना, अमीर खुसरो ने कहा है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि यहाँ 2 सोने के दानों के बदले अनाज का एक दाना नसीब नहीं हो रहा था। और कथन में ही अगर मैं बात करूं, इन्हीं अमीर खुसरो के कथन की बात करता हूं हल्का सा। देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया था, उसके बाद में जो कथन कहा था अमीर खुसरो ने, वो क्या है? तो देखो, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़ मतलब हिंदुओं का किला, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इस्लाम का घर हो गया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था इसको, तो जीतने के बाद में यही अमीर खुसरो कह रहा है आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये कथन भी किसका हो जाएगा? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के 2 कथन है। तो एक तो अमीर खुसरो की बात करूं तो देखो सुनो, अमीर खुसरो क्या कह रहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 6 महीने तक इस दुर्ग को घेर के रखा था और फिर लास्ट में घेरा उठाना पड़ा क्योंकि अनाज की कमी हो गई थी, तो अमीर खुसरो कहता है 2 सोने के दाने के बराबर भी एक अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। जब अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा बना, 1301 में इस दुर्ग को जीत लेता है, तो अमीर खुसरो क्या कहता है? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। मतलब हिंदुओं का जो किला है वो आज इस्लाम धर्म का हो गया है। तो ये कथन है, याद रखना। इसके अलावा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का खुद का क्या कथन है? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसके अलावा आपको ये कथन भी याद रखना है, अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है क्योंकि चारों तरफ से वन से ढका हुआ है। कपड़ा पहनना मतलब ढका हुआ होना, तो बख्तरबंद है। ये कथन किसका है? तो आप आराम से बता सकते हो, ये कथन किसका है? अबुल फजल का। तो याद रखना, अबुल फजल ने चड्डी किस दुर्ग को पहनाई है? तो वो कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग। तो ये इसके बारे में कथन हो जाएंगे। और कथन के बारे में हम देख लेते हैं, इसके बारे में एक कहावत है, और वो क्या है कहावत, तो बात कर लेते हैं। ये तो कथन थे, और कथन के बारे में, इसी रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक बहुत प्रचलित कहावत है, और वो कहावत क्या है? वैसे आप जानते हो, फिर भी मैं यहाँ पे लिखा दूं, सिंह गमन, जब शेर निकल जाता है तो मुड़ मुड़ के नहीं देखता औरतों की तरह, वही बात कह रहे हैं। देखो, सिंह गमन, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार। सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, फले एक बार। सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार। तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया का मतलब ही होता है लड़कियां, औरतें। तिरिया तेल, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। तिरिया तेल हमीर हट, हट चढ़े ने दूजी बार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। तो देखो, तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, चढ़े ने दूजी बार है क्या? थोड़ा सा देख ले। शेर है, शेर अगर वो शिकार के लिए निकल गया है, उसके बाद में वो मुड़ मुड़ के नहीं देखेगा। अगल बगल में भी शेर कभी शिकार नहीं करता, वो तो सामने जो आएगा उसी का शिकार करेगा, और शिकार करके ही लौटेगा, पहले नहीं लौटेगा। तो सिंह गमन, शेर जब गमन के लिए निकल गया तो मुड़ मुड़ के नहीं देखेगा, उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को साधेगा। सत्पुरुष वचन, पहले के जो पुरुष होते थे एकदम सत्य पुरुष होते थे, उनके मुख से अगर कोई शब्द निकल गया तो फिर उस पर वो अडिग रहते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो देखो, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, केले का जो वृक्ष होगा उस पे केला एक बार ही लगेगा, उसके बाद में उसको काटना ही होता है। तो सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार। तिरिया तेल, तिरिया मतलब हमीर, मतलब सॉरी महिला, तिरिया मतलब महिला। तिरिया तेल, तिरिया तेल मतलब आप समझ रहे हो ना, जो महिलाएं हैं उनके तेल एक बार ही चढ़ता था। पहले आपको पता होगा शादी एक बार ही होती थी, उसके बाद में उसका वापिस उसको नाता प्रथा के तहत उसको भेज देते थे, बार बार तेल नहीं चढ़ते थे।
तो देखो तिरिया तेल हमीर हट, अगर हमीर देव ने हट पकड़ लिया है, हमीर देव चौहान ने हट कर लिया है, तो उसके बाद में वो मुड़ेगा नहीं साला, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, है ना। हमीर हट चढ़े ने दूसरी बार वो हट नहीं करते, फिर एक बार हट पकड़ लिया तो फिर जो होगा वो देखेंगे। तो दिमाग में रखना, अब समय बदल गया, ना तो ऐसे शेर बचे, ना ही ऐसे सतपुरुष वचन बचे। और अब केले पे भी आपको पता होगा इंजेक्शन विजेक्शन लगा, लगू के कैसे ही कदली में फल लगवा देते हैं। और तिरिया तेल पता नहीं कितनी बार ही चढ़ जाता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमीर हट ऐसे हमीर जैसे हटीले लोग भी नहीं बचे। तो दिमाग में रखना ये कहावत है, और ये कहावत किस दुर्ग से जुड़ी हुई है तो आप आराम से बता सकते हो, रणथंभौर दुर्ग से जुड़ी हुई कहावत है। तो वो कहावत कौन सी है? सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इस कहावत के बाद में इसी रणथंभौर दुर्ग की हम देख लेते हैं विशेषता। कथन हो गए, कहावत हो गई, और अब देख लेते हैं विशेषता। तो रणथंभौर दुर्ग है, इसके बारे में विशेषता, तो विशेषता की बात करते हैं। देखो, एक तो दिमाग में रखना, यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, छोटी छोटी 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, घिरा नहीं होगा, घिरा हुआ है, सॉरी, घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा बात करूं और तो देखने का प्रयास करें, यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग है, ऐसा दुर्ग है, दुर्ग है जिसमें जिसमें महल मंदिर, जिसमें महल मंदिर व चर्च, महल भी है, मंदिर भी है, और एक और देख लेते हैं, महल मंदिर, महल मंदिर मस्जिद, महल मंदिर मस्जिद, महल मंदिर मस्जिद व गिरजाघर, व गिरजाघर, चर्च कह दो गिरजाघर कह दो एक ही बात, गिरजाघर, महल मंदिर और गिरजाघर, है ना। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें महल को तो हर दुर्ग में महल होता है तो महल को तो हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर मस्जिद व गिरजाघर, जिसमें मंदिर कोमा मस्जिद व गिरजाघर तीनों बने हुए हैं, तीनों एक साथ बने हुए हैं, एक साथ निर्मित है, एक साथ निर्मित है। तो ऐसा राजस्थान का एकमात्र किला है जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। तो हिंदू मुस्लिम और ईसाई, तो इनसे जुड़ी हुई ये तीनों चीजें यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, देखो यह दुर्ग विशाल पर्वत पर होते हुए भी, विशाल पर्वत पर होते हुए भी, पर्वत पर होते हुए भी, होते हुए भी, होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, दूर से दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है, देता है, जबकि 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 शत्रु सेना को, जबकि शत्रु सेना को आसानी से देख सकता है, जबकि शत्रु सेना को आसानी से देख सकता है, शत्रु सेना को आसानी से देख सकता है। यहां से प्रश्न उठा लेंगे सीधा सीधा, राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो दूर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि चारों तरफ वन ही वन है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना। और ये शत्रु सेना को देख लेगा और शत्रु सेना इसको देख नहीं पाएगी, जबकि शत्रु सेना को आसानी से देख लेता है या देख सकता है। यह दुर्ग विशाल पर्वत पे होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि शत्रु सेना को आसानी से देख सकता है, देख सकता है। बाकी कुछ नहीं, आप जानते हो। अब वापस लाइनें लिखाने में कोई मतलब नहीं, आप जानते हो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको 6 महीने तक घेर के रखा था लेकिन जीत नहीं पाया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको पता होगा, इसको जीत लिया था। ये दुर्ग है जिसका नाम क्या है? रणथंभौर दुर्ग।
मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। शाक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम स्थान पे ये बना हुआ है। तो वापस देख सकते हो इस रणथंभौर दुर्ग को। मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करूंगा, केवल वापस देख रहे हैं आराम से इसके पॉइंट। सबसे पहले अन्य नाम, फिर स्थान, फिर देखो निर्माता, फिर श्रेणी, श्रेणी से ही अपने आप पहाड़ी पर्वत निकलेंगे, फिर इसके प्रवेश द्वार। एंट्री करते ही हम मंदिर देखेंगे, पवित्र चीज दरगाह देखेंगे, फिर देखेंगे महल। इसके बाद में इसमें जो लड़ाई हुई है साका, साके में कोई ना कोई मतलब मरे हैं तो क्या बनी है, छतरियां, और छतरियों के बाद में वो पानी किसमें पिएंगे, जलाशय, फिर इसमें उपकरण, और फिर कथन, और कथन के बाद में कहावत और विशेषता। विशेषता में चाहें तो आप एक तो विशेषता जैसे आप बढ़ा सकते हो, बोले कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा। जैसे देखो विशेषता में क्या कर सकते हो आप, विशेषता तो एक तो लिख सकते हो, देखो एक विशेषता और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो अगली विशेषता में अगर बात करूं तो देखो, ये शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, एफ एन के, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसे 6 माह तक घेर कर रखा, लेकिन जीत नहीं पाया, रखा, लेकिन 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 जीत नहीं पाया, नहीं पाया। ठीक है, और एक चीज और लिख देता हूं, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत, अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत, साम्राज्यवादी नीति के तहत, नीति के तहत इस दुर्ग को जीता, इस दुर्ग को जीता, इस दुर्ग को 1301 ईस्वी में जीता, ईस्वी में जीता। बस यही है। और ये जो दुर्ग है अमीर की आन बान शान का प्रतीक है। 5 के बाद 6 नंबर और लिख दो, यह दुर्ग, यह दुर्ग, यह दुर्ग अमीर की आन बान शान का प्रतीक है, आन बान शान का प्रतीक है, प्रतीक है। बस, और क्या, हमीर मतलब हमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है। बस ये दुर्ग है भाई आपके, कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, रणथंभौर दुर्ग। अब देखो, अभी हम सवाई माधोपुर के दुर्ग देख रहे हैं, उसमें एक रणथंभौर दुर्ग देख लिया, अब छोटे छोटे एक दो दुर्ग हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसी सवाई माधोपुर का एक दूसरा दुर्ग है, उसका नाम है झाइन दुर्ग, झाइन दुर्ग। ये जो झाइन दुर्ग है सवाई माधोपुर के अंदर ही है। सवाई माधोपुर में एक तो देख लिया रणथंभौर दुर्ग, दूसरा झाइन दुर्ग। बात करते हैं वही अन्य नाम, झाइन दुर्ग को और क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इस झाइन दुर्ग को कहते हैं रणथंभौर दुर्ग की चाबी या कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। चाबी कह दो, कुंजी कह दो, एक ही बात है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी ओब्लिक चाबी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी ओब्लिक चाबी। तो बात कर लेते हैं, नोट में और लिखते चलते हैं। देखो अलग अलग दुर्ग की जो भी कुंजी या चाबियां हैं, तो बात करते हैं राजपूताना की कुंजी, राजपूताना की कुंजी। राजपूताना की कुंजी कौन से दुर्ग को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कुंजी कह दो, चाबी कह दो, वो हो जाएगा अजय मेरू दुर्ग ओब्लिक तारागढ़ दुर्ग, अजय मेरू ओब्लिक तारागढ़ दुर्ग, अजय मेरू ओब्लिक तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ है ना, अजमेर में है अजय मेरू ओब्लिक तारागढ़ दुर्ग। तो आप आराम से बता सकते हो अजय मेरू ओब्लिक तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में ही है। राजपूताना की कुंजी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले तो देखो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। चाबी कह दो, कुंजी कह दो, एक ही बात है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, तो वो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कह देंगे, वो कह देंगे मंडरायलगढ़ दुर्ग को, मंडरायलगढ़ दुर्ग, मंडरायलगढ़ दुर्ग। ये पड़ता है करौली में, करौली जिले के अंदर एक दुर्ग है मंडरायलगढ़ दुर्ग, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको पता होना चाहिए दक्कन की कुंजी, दक्कन की
कुंजी। दक्कन की कुंजी किसे कहते हैं? दक्कन की कुंजी या दक्कन की चाबी, कुंजी कह दो चाबी कह दो एक ही बात है। तो दक्कन की कुंजी किसे कहेंगे? तो दक्कन की कुंजी कहेंगे असीरगढ़ दुर्ग को। असीरगढ़ दुर्ग, ये असीरगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है टोंक में। असीरगढ़ दुर्ग टोंक, तो इसे कहेंगे ढक्कन नहीं हो, दक्कन की चाबी। राजपूताना की हो गई, दक्कन की हो गई, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी हो गई। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले तो दिमाग में रखो जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की चाबी किसे कहते हैं? तो आप जानते हो सिवाना दुर्ग को, और सिवाना दुर्ग पहले बाड़मेर में पड़ता था, अब कहाँ है? बालोतरा में। तो देखो सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग, और ये सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ता है? तो आप आराम से बता सकते हो बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा जिले में सिवाना दुर्ग, और सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी है। इसके अलावा देखो और कुंजी में बात करें तो देखो और हो जाएगा आपके जयगढ़ दुर्ग की कुंजी। जयगढ़ दुर्ग की कुंजी, जयपुर वाला है जयगढ़, जयगढ़ दुर्ग की कुंजी। यदि आपको जयगढ़ को जीतना है तो पहले कौन से दुर्ग को जीतना होगा? तो जयगढ़ दुर्ग की कुंजी कहलाता है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, और ये नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा जयपुर में, जयपुर में। ऐसे आप जानते हो ना भूमध्य सागर की कुंजी, वो कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि को। लगे हाथ ही लिख देता हूँ रे, चलो। भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, भूमध्य सागर की कुंजी कह दो, चाबी कह दो। यदि आपको अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाना है तो कौन सी जल संधि से गुजरना होगा? उस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जल संधि। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो ये है भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। वैसे आप जानते हो राजस्थान का या राजपूताना का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? अजय मेरुदुर्ग को। क्यों? मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करता है और मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जल संधि वो क्या करती है? जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। अलग किसको करती है? अफ्रीका को यूरोप से। तो दिमाग में रख लेना, ये हो जाएगी भूमध्य सागर की कुंजी। तो भाई ये बीच में तो हमने कड़े की कुंजियां ले ली है ना, तो लेकिन अगर झाइन दुर्ग की बात करें तो अभी तक तो हमने एक नाम देखा, अन्य नाम रणथंभौर दुर्ग की कुंजी या चाबी। अब इसी झाइन दुर्ग की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये झाइन दुर्ग है कहाँ स्थान। आप आराम से बता सकते हो झाइन दुर्ग कहाँ पे है? तो झाइन दुर्ग पड़ता है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सबसे पहले इसी झाइन दुर्ग पे कब्जा किया था रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए। इसके अलावा इस झाइन दुर्ग की एक विशेषता लिख देता हूँ, विशेषता, विशेषता, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना झाइन दुर्ग को। तो विशेषता दिमाग में रखो 1291 92 में, 1291 92 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो अलाउद्दीन के ससुर जी थे और चाचा भी थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के आक्रमण के समय, के आक्रमण के समय, आक्रमण के समय, समय इस दुर्ग की रक्षा करते, इस दुर्ग की रक्षा करते, दुर्ग की रक्षा करते समय, दुर्ग की रक्षा करते समय, दुर्ग की रक्षा करते समय इसके रक्षक, इसके रक्षक, इस दुर्ग के जो रक्षक थे, इसके रक्षक, उनका नाम क्या है? गुरुदास सैनी, गुरुदास सैनी, गुरुदास सैनी, गुरुदास सैनी मारा गया या मारे गए, मारे गए। तो इसकी रक्षा करते हुए प्राण किसने त्यागे हैं? गुरुदास सैनी ने, गुरुदास सैनी ने, है ना। तो गुरुदास सैनी, बस ये थोड़ा सा याद रख लेना, गुरुदास सैनी बस। बाकी इतिहास में आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग की चाबी किसे कहते हैं? जब भी प्रश्न पूछेगा यही पूछेगा, वो है झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग है कहाँ पे? तो आप आराम से बता सकते हो झाइन दुर्ग कहाँ पड़ेगा? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। तो देखो सवाई माधोपुर में एक तो देख लिया आपने रणथंभौर दुर्ग, एक देख लिया आपने झाइन दुर्ग। अब झाइन दुर्ग के बाद में हम देख लेते हैं इसी रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग का एक सहायक दुर्ग है सवाई माधोपुर में, उसका नाम है खंडार दुर्ग, खंडार दुर्ग,
बात कर लेते हैं। ये जो खंडार दुर्ग है इसी की बात करते हैं। देखो सवाई माधोपुर में ही दुर्ग है। देखो सवाई माधोपुर के 3 दुर्ग पढ़ लिए हैं, एक तो रणथंभौर, एक जाइन और एक कौन सा है, खंडार दुर्ग। ये जो खंडार दुर्ग है इसी की बात करते हैं। इस खंडार दुर्ग को और क्या कहते हैं, अन्य नाम, अन्य नाम खंडार दुर्ग को और क्या क्या कहते हैं, तो आपको दिमाग में रखना। एक तो इसे कहते हैं रणथंभौर का पृष्ठ, रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ, रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ, दुर्ग का पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब होता है सहायक या सहाय करने वाला, रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग का, रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग, सहायक दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग। ठीक है, यह है खंडार दुर्ग। अब खंडार दुर्ग कौन से स्थान पर पड़ेगा, तो आपको खुद को याद रखना है, ये कहाँ पड़ेगा, सवाई माधोपुर में। तो खंडार दुर्ग कहाँ पड़ेगा, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में 3 दुर्ग हो गए, आज तीनों के तीनों आपने आराम से पढ़े। तो देखो सवाई माधोपुर में, और इसमें एक तोप रखी हुई है, तो भाई तोप है, तोप ही जान जे भाई, है ना। और वो जो तोप है वो कौन सी है, शारदा तोप। इसी खंडार दुर्ग में एक तोप रखी गई है जिसका नाम क्या है, शारदा तोप। आपको पता होगा ऐसे तोपों के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे आपको पता होगा जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, उसमें कौन सी तोपें होगी, आगे पढ़ेंगे हम। किलकिला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी का, धूड़ धारिणी, ऐसी तोपें होंगी। गर्भ गुंजन तोप कहाँ होगी, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप, वो कहाँ होगी, जयगढ़ दुर्ग में। ऐसी बहुत सारी तोपें होगी, तो वो तोपें भी हमें देखनी है। आज हमने सवाई माधोपुर जिले में स्थित 3 दुर्गों को पढ़ा है। एक तो कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग, एक कौन सा हो जाएगा, जाइन दुर्ग, एक कौन सा हो जाएगा, खंडार दुर्ग। तो ये दुर्ग श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और रोज हम 2-3 दुर्ग पढ़ रहे हैं। तो वीडियो आपको पसंद भी आ रहे होंगे। यदि आपको इस उज्जवल क्लासेज के यूट्यूब चैनल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और ये आपका अपना चैनल है, और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं। बाकी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस पे बिल्कुल निःशुल्क वीडियो डाले जाएंगे। एक सब्जेक्ट होने के बाद में दूसरे सब्जेक्ट के मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, और एक पैटर्न दूंगा, एक शैली दूंगा। और जब आपके एग्जाम हो कोई, तो उसमें से आप नोट करना, लगभग 90% क्वेश्चन है अपने नोट्सों में से मिल जाएंगे। यानी कि सिलेक्शन के लिए जो चाहिए आपको, वो सारी चीज इन नोट्सों में अवेलेबल हो जाएगी। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं, और ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, 1-2 एग्जाम होंगे तो आपको पता चलेगा हाँ हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।